इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी जुड़े हुए हैं कार्यक्रम किसान की बात के साथ। स्वागत करते हैं बहुत बहुत आप सभी का इस कार्यक्रम में। और साथियों, आज एक बार फिर से नए विषय के साथ, नई जानकारियों के साथ हाजिर हैं हम। मैं हूं आपके साथ आरती और मैं हूं आपके साथ अरविंद। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर राधा मोहन शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक, फल विज्ञान विभाग, पूसा संस्थान से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब मौजूद रहेंगे इस शो में आपके सवालों के जवाब देने के लिए, आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वो है फलों से जुड़ा हुआ। जी हाँ, आज का हमारा विषय है फल वृक्षों में कटाई और छटाई, जो कि इस समय का बेहद जरूरी जो समय चल रहा है वो है ना अरविंद? बिल्कुल। तो उसके लिए आज हम बात करेंगे और आप हमें फोन करके इस विषय से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 23421608 और 23421081। जी, और आप चाहें तो हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा मैसेज नंबर है 53010। इस पर आप सबसे पहले गोल्ड टाइप कीजिएगा, GOLD, स्पेस दीजिएगा और स्पेस देने के बाद अपना नाम, अपनी जगह का नाम साथ में और संदेश जो भेजना है आपको, जो भी प्रश्न पूछना है इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ, आज के विषय से जुड़ा हुआ, वो पूछ के आप हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं। जी, आज फलों की बात होगी और फलों की बात करें तो फल एक वो भी होता है जो किसान अपनी उपज से पाता है। उसको वो हमेशा चाहता है कि बेहतर से बेहतर उसे दाम मिले, ताकि उसकी जो मेहनत है वो ज़्यादा रंग लाए, उसकी जो आय है वो ज़्यादा बढ़े। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना भी है कि 2022 तक किसान की आय दोगुना हो। इस दोगुनी आय के लिए एक और कदम भारत सरकार ने आगे बढ़ाया है, वो है कृषि सुधार कानून और कृषि अवसंरचना कोष। जी हाँ, और आइए इसी विषय पर और अधिक जानकारी है वो हम सुनते हैं। किसानों को अपनी उपज पूरे देश में कहीं भी बेचने की आजादी देते हुए और उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने 2 नए कानून लागू किए हैं। पहला, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 और दूसरा, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020। एक देश एक मंडी के जिस मिशन को लेकर के बीते 7 साल से काम चल रहा था, वो अब पूरा हो रहा है। पहले अधिनियम यानी कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी, नट, मसाले आदि के उपज का व्यापार करना आसान हो गया है। इसके साथ साथ डेयरी उत्पादों, बकरी पालन और पिगरी से संबंधित उत्पादों के व्यापार में भी आसानी हो गई है। साथ ही जानवरों के चारे, कच्चा कपास, कपास के बीज और कच्चे जूट आदि के व्यापार में भी बाधाओं को हटा लिया गया है। किसान APMC मंडी परिसर के बाहर भी यानी व्यापार उत्पादन स्थल, संग्रह, फार्म गेट, कारखाना परिसर, वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज आदि जगहों पर व्यापार कर सकते हैं। व्यापार क्षेत्र में जिस भी व्यापारी जिसके पास पैन कार्ड हो, वो किसान या किसी दूसरे व्यापारी के साथ व्यापार कर सकता है। उत्पादक संगठन, FPO या कृषि सहकारी समितियों के पास व्यापार क्षेत्र में व्यापार के लिए पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और भुगतान के लिए विशेष प्रावधान है। यहां हर एक लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। APMC मंडी के बाहर किसी भी ट्रेड एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी शामिल है, किसानों को कोई भी शुल्क या सेस नहीं लगेगा। किसान अब अपने मोबाइल पर भी व्यापार को अंजाम दे सकते हैं। इस अधिनियम का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। किसानों को MSP मिलता रहा है और इसके माध्यम से खरीद जारी रहेगी। मंडी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। अगर कोई व्यापारी इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसके लिए जुर्माने का भी प्रावधान है। वाद विवाद और मतभेदों के निपटारे के लिए सुलह बोर्ड का प्रावधान है, जिसमें किसान स्थानीय SDM के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं। अब किसान अपनी फसल कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं। अब किसान किसी पर निर्भर रहने के बदले
बड़ी खाद्य उत्पादन कंपनियों के साथ पार्टनर की तरह जोड़कर ज्यादा मुनाफा पाएगा। किसानों को उनकी फसल का अधिकतम मूल्य दिलाने तथा ग्रामीण क्षेत्र में कृषि निवेश के लिए सरकार ने दूसरा कानून कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020 लागू किया है। इस अधिनियम के तहत किसान किसी व्यापारी, एफपीओ, खरीद संस्थाओं, कृषि कारोबार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों, खाद्य प्रसंस्करण एजेंसी, खाद्य उद्योग के साथ फसल कटाई से पहले ही आपस में समझौता कर सकते हैं। इस दौरान होने वाले सारे खर्च खरीदार खुद उठाएंगे। किसानों को अब फसल की बिक्री की चिंता नहीं करनी होगी। किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी। साथ ही किसान को किसी भी करार में बांधा नहीं जा सकेगा। किसान किसी भी मोड़ पर बिना किसी पेनल्टी के करार से निकलने को स्वतंत्र होगा। इस अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि किसानों की जमीन की बिक्री, लीज और गिरवी नहीं रखी जा सकती। करार फसलों का होगा, न कि जमीन का। कई राज्यों में इस तरह के करार किसान पहले से व्यापारियों और कॉरपोरेट के साथ करके आलू, केला, आम, कपास, चाय, कॉफी आदि का भरपूर उत्पादन कर रहे हैं। इसलिए अब छोटे किसानों को भी बड़ा फायदा होगा। उन्हें बेहतर मुनाफे के साथ साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी और उपकरण का भी लाभ मिल सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि निवेश बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण रोजगारों का भी सृजन होगा। इन दोनों अधिनियमों से अन्नदाताओं को आजादी और खुशहाली दोनों मिल रही है। सशक्त अन्नदाता, आत्मनिर्भर भारत। किसान की खुशहाली से ही आत्मनिर्भर भारत होगा। ना सिर्फ किसान आत्मनिर्भर होंगे, और किसानों की आत्मनिर्भरता पे उनके सम्मान और मान बढ़ाने के लिए एक और कदम भारत सरकार ने आगे बढ़ाया हुआ, जिसका एक और चरण पूरा हुआ हाल ही में। वो था किसान सम्मान निधि योजना का। जी हाँ, इसमें जो अगली किस्त थी वो किसान भाइयों तक, किसान मित्रों तक पहुंचाई गई, और उसका बहुत सारी जो भी इस बीच में कार्य हुए वो सभी हमने आप तक हमारे कार्यक्रम में पहुंचाए। बिल्कुल, और डिजिटल इंडिया का भी एक तरह से इसमें सीधा सीधा योगदान है, क्योंकि एक क्लिक से के साथ ही करोड़ों किसानों के खाते में सीधे सीधे सम्मान निधि की जो किस्त है वो उनके खाते में पहुंच गई। इसी बारे में हमने बातचीत की हमारे एक किसान मित्र से। तो आइए सुनते हैं उनसे हुई ये बातचीत। नमस्कार जी, मेरा नाम ईश्वर दयाल, विलेज एंड पोस्ट ऑफिस सांबली, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा। यहाँ जी ज्यादातर गेहूं और की होती है जी। अभी जो है सब्जियों का ये है जी, और गेहूं की है जी। जी ईश्वर दयाल जी, एक बात आपसे जानना चाह रहे हैं हम कि सम्मान निधि जो है वो आपको मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है। वो जो है मेरी पत्नी के नाम से है जी, और हर बार जो है वो ऑटोमेटिक तौर पे जो है खाते के अंदर उसकी एंट्री हो जाती है जी। कुछ ऐसा सिस्टम है जी, एक बटन दबाते हैं, सबके खाते के अंदर जो है वो एंट्री चली जाती है जी, जो सम्मान निधि के योग्य है जी। बहुत अच्छा है जी, और मैं अपनी तरफ से जो है सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी भाइयों के खाते में जो इसके काबिल हैं, ऑटोमेटिक जो है ये, क्योंकि वो आधार से लिंक है जी, वो अपने आप ही खाते में ट्रांसफर हो जाती है जी। ये तो एक तरह से किसान के लिए वरदान है जी। आप सुन रहे कार्यक्रम किसान की बात, और आज हमारा जो विषय है वो फल वृक्षों में कटाई और छटाई। और इस विषय पर हमसे बात करने के लिए अपनी सारी जो भी एक्सपर्ट हैं, जो हमारे सारी बातें हमसे शेयर करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर राधा मोहन शर्मा। और एक बार आपको फिर से हम नंबर बता देते हैं जिन पर आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। जी, हमारे फोन नंबर है 23421608 और 23421081। तो आप ज़रूर हमें कॉल करें, और हमें इंतज़ार है जो भी प्रश्न आप इससे जुड़े हुए पूछना चाहते हैं आप हमें सीधे फ़ोन कर सकते हैं। बिल्कुल आरती, जैसे कि खेलों की अगर हम बात करें तो खेलों में खेल जो है वो छोटी अवधि से लेकर कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक चलते हैं, लेकिन खेल जो है वो उसी दिन तैयारी नहीं करता है खिलाड़ी। उसकी तैयारी वो काफ़ी सालों तक करता है, काफ़ी समय तक करता है। जब वो मैदान पे नहीं होता तब भी उसकी तैयारी कहीं ना कहीं चल रही होती है। वहीं हम फल वृक्षों की बात करें, बागों की बात करें, तो हमारे लिए वो सिर्फ तभी महत्वपूर्ण नहीं होते जब उसमें फल लगे होते हैं, कि उनकी देखभाल सिर्फ तभी की जाए जब उनमें फल लगे हैं, फूल लगे हैं। वो समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है बागों के लिए, पेड़ों के लिए, कि जब उसमें ना फल है ना फूल हैं, तो उनको छोड़ना नहीं है, उनकी देखभाल और बेहतर करनी है। और इन्हीं सब के बारे में जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राधा मोहन शर्मा जी, प्रधान वैज्ञानिक हैं फल और विज्ञान विभाग से। तो सर,
क्या इस बात को आप भी मानेंगे कि जो फल हैं और जब फूल नहीं है पेड़ में तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसकी देखभाल करना? बिल्कुल, देखिए 2 तरह के बाग होते हैं, एक तो जो फलत में है और एक उन किसान भाइयों ने जिन्होंने पिछले 1 या 2 साल पहले ही बाग लगाए हैं जो फलत में नहीं है, लेकिन उनकी भी केयर, उनकी भी शारीरिक संरचना इस तरह की बनानी होती है ताकि वो भविष्य में आने वाले फल के लोड को वहन कर सके, अच्छा वायु संचार हो, उसमें अच्छी धूप जाए और आंधी चले तो वो टूटे नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें दोनों तरह के बागों में ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, और जिसमें फल आने लग गए हैं उनमें तो बहुत आवश्यक है कि आपको एक वृद्धि में और फलत में दोनों में एक संतुलन बनाए रखना है। अगर आप फलत ज़्यादा कर देंगे, वृद्धि कम होगी तो पौधा बहुत जल्दी मर जाएगा, ज़्यादा लोड उस पर रहेगा। तो उसी के हिसाब से उसमें फिर खाद पानी भी देते हैं। तो कटाई छटाई बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके बगैर आप अच्छी गुणवत्ता वाले फल नहीं ले सकते। जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न यहाँ मेरे मन में ये उठ रहा है कि कितना समय होना चाहिए हमारा, जो हमने फसल उससे ले ली है, पूरी बागों से फल ले चुके हैं हम, कितना इसके बीच की जो गैप होना चाहिए वो लगभग कितना होना चाहिए कटाई छटाई शुरू करने के लिए? देखिए, कटाई छटाई का जो समय है वो होता है सर्दी के महीनों में। जी, ज़्यादातर फल जो है सर्दी के महीने में कटाई छटाई करनी होती है, क्योंकि इस वक्त पौधा सुसुप्तावस्था में होता है या उसकी जड़ें जो है एक्टिव नहीं होती, क्रियाशील नहीं होती। तो इस वक्त अगर हम उसकी कटाई छटाई करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव पौधे पर नहीं पड़ता। अगर एक बार उसमें वृद्धि शुरू हो जाती है, एक्टिव ग्रोथ है, और अगर उस वक्त हम पौधे को काटते हैं तो निश्चय ही उसका दुष्प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। कई बीमारियों का इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन अभी तापमान बहुत कम है, बीमारियों का जो इन्फेक्शन है उसके चांसेस भी कम हैं, उनकी वृद्धि भी अभी रुकी हुई है। तो सर्दी का जो महीना होता है ज़्यादातर फल वृक्षों के लिए कटाई छटाई के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, दिसंबर या जनवरी। डॉक्टर साहब, कटाई छटाई की हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली जो खराब टहनियाँ होती हैं, वो जो हिस्सा होता है उसको निकालना, तो क्या इसको पहचानने का खास तरीका भी है? जो हालांकि किसान भाई हमारे जानते हैं, लेकिन जो नए आए हैं बागों के, उसमें जो नए बाग लगा रहे हैं, कि किस तरह से किस हिस्से को ही उसमें से हटाया जाए? कई बार होता है कटाई छटाई की, जब हम सामान्य उसमें समझे कि पेड़ों को बस थोड़ा छांट देना है, आसपास से काट देना, बड़ी हुई टहनियों को काट देना है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता। कटाई छटाई बहुत ही तकनीक वाला काम है, और जब तक आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि हमें क्या काटना है, हम प्रूनिंग क्यों कर रहे हैं या कटाई छटाई क्यों कर रहे हैं, 2 बातें अलग अलग हैं। जैसा मैंने अभी कहा भी कि जैसे अगर नया बाग लगाया गया है तो ज़मीन कम से कम हम मान के चलते हैं कि 30 से 40 सेंटीमीटर का जो तना होता है बिल्कुल साफ रहना चाहिए। जहाँ आपकी प्योंद लगी है, बडिंग या जो ग्राफ्ट जहाँ से आपको किया हुआ है, वहाँ से कोई भी शाखा अगर नीचे से निकलती है यंग पौधों में तो उसको तुरंत काट दें, क्योंकि वो अगर चल गया तो वो मूलग्रंथ होता है, वो आपके मेन पौधे को मार देगा। तो कम से कम 40 सेंटीमीटर नीचे कोई शाखा नहीं निकलनी चाहिए उस पर, उससे क्या, और आपका तना जो है क्लियर रहना चाहिए। और हमेशा यंग जो बाग हैं, यंग पौधे हैं, उनमें हमेशा एकांतरित शाखा चुननी चाहिए कि एक साइड को एक, फिर उस थोड़ा अंतर देके दूसरी साइड को दूसरी, मतलब चारों तरफ को शाखाएं उसमें निकलें ताकि जो पौधे का है वो संतुलन बना रहे। एक ही जगह से एक से ज़्यादा शाखा को नहीं बढ़ने देना चाहिए। दूसरा, जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो फिर उसमें आप देखते हैं कि अगर कहीं सूख रहा है तो सूखी हुई शाखाओं को आप अभी निकालें, या कुछ ऐसी शाखाएं हैं जो बाधा डाल रही हैं, बहुत ज़्यादा अंदर झाड़ बन गया है, धूप नहीं अंदर जा रही है, हवा नहीं जा रही है, तो अगर अंदर कीड़ा लग जाएगा, बीमारी लग जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। तीसरी चीज़, उसमें लाइट जाना बहुत आवश्यक है। रोशनी अगर नहीं जाएगी तो फल की जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी नहीं होगी, फल देर से पकेगा, और अगर वो कलर्ड फल है तो वो उस पर अच्छा रंग नहीं आएगा, उसकी जो है भंडारण क्षमता अच्छी नहीं रहेगी, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी। तो ये हर फल में ये विशिष्ट है। अगर आप पहाड़ी फलों की ट्रेनिंग करेंगे या प्रूनिंग करेंगे तो उनका तरीका अलग है, फल विशेष है। क्योंकि आपको सबसे बड़ी बात इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है कि इस जिस फल की आप प्रूनिंग करने जा रहे हैं उसमें फल लगता कहाँ पे है। पता चला कि आम में शीश पे, बिल्कुल शीश कलिका होती, वहाँ पे फल लगता है, आपने वही काट दी। तो इसलिए प्रूनिंग में सबसे बढ़िया जो छटाई या कटाई का जो काम है उसमें सबसे आवश्यक बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस फल की जो बियरिंग हैबिट है, जो फलत की आदत है, वो कैसी है। अगर टर्मिनल है, शीर्ष पे आ रहा है, तो आप साइड में जो है उसकी कटाई छटाई करेंगे। अगर आपको पता है कि साइड में आता है तो हम उसमें टर्मिनल कट जो शीर्षक कट हैं वो ज़्यादा हम देते हैं ताकि नई ग्रोथ भी आए और हमें आगे फल भी मिले।
तो ये बहुत तकनीकी विषय है, और जो किसान भाई ट्रेंड हैं वो कह रहे हैं, जो नहीं जानते वो नज़दीकी केवीके या नज़दीकी विश्वविद्यालय या पूसा संस्थान का कोई सेंटर हो, या अपना स्टेट भारत जो प्रांतीय सरकारें होती हैं उनके डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स होते हैं, तो उनकी देखरेख में जब तक आपको नहीं पता उनसे आप सीखें, तभी कटाई छटाई करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता वाली फसल प्राप्त हो सके। जी हाँ, आपने जो जिक्र किया अभी नज़दीकी विज्ञान केंद्र का, जिनसे आप जानकारी ले सकते, उसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला सवाल भी है जो संदेश के माध्यम से हम आया है महाराष्ट्र से प्रवीण तांबे का। ये जानना चाहते हैं कि उनके पास से खेत और फलों के व्यवसाय में आना चाहते हैं, तो किस तरह के फल वो लगाएं और बाग किस तरह से अपना लगाएं। तो महाराष्ट्र की भूमि में इस वक्त किस तरह के बाग लगाना चाहिए? महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे अलग अलग फल बहुत आवश्यक है। जैसे अगर पूना साइड की अगर हम बात करें तो अंगूर वहाँ की व्यावसायिक फसल है, और वहाँ हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक बहुत बड़ा रिसर्च केंद्र भी है अंगूर के, सिर्फ अंगूर के ऊपर। इसी तरह सोलापुर वाले क्षेत्र में जाएंगे तो अनार, वहाँ अनार की बहुत ही व्यावसायिक खेती अगर कहीं हिंदुस्तान में सबसे अच्छी है तो वो महाराष्ट्र में सोलापुर क्षेत्र में होती है। इसी तरह से अगर नागपुर वाले क्षेत्र में आप चले जाएंगे तो वहाँ सिट्रस का है, नागपुर मैंडेन है, मौसम्बी है। तो ये आप जो नज़दीकी फसल आपके यहाँ हो रही है, बेहतर है कि आप उसको पकड़ें, ताकि आपको एक जो है व्यावसायिक बाजार आपको मिले, सारी व्यावसायिक सुविधाएं। किसी नई जगह पर नए फल को ले जाना, फिर उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आपके पास उतना तकनीकी ज्ञान अगर नहीं है तो कोई बीमारी उसमें आ रही है, या उसकी कब तुड़ाई होनी है, कब आपको लेबर चाहिए, कब उसमें खाद पड़नी है, तो इन सारी चीज़ों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो जो आपके क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, जिसकी संस्तुति नज़दीकी वैज्ञानिकों ने कर रखी है, आप उसी फल को लगाएं, और ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न ये भी है कि कई पेड़ ऐसे होते हैं जो लगातार कई वर्षों तक तो फल दे रहे होते हैं, लेकिन एक टाइम पे आके धीरे धीरे उनकी जो फल देने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो अगर उन पे ध्यान दिया जाए तो क्या उनमें भी सुधार हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, ये निर्भर करता है कि फल की जो आप पैदावार उससे ले दें, क्या उतनी खुराक आप उसको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। एक पहलवान की खुराक, एक आम आदमी की खुराक में अंतर रहता है। बिल्कुल। तो अगर आप जैसे नींबू वर्गीय फल हैं, जैसे किन्नो है, बहुत ज़्यादा 300-400 तक फल आते हैं, तो आपको हर साल उसमें खाद पानी देनी है, अगर आप उससे नियमित तौर पर फल लेना चाहते हैं। अन्यथा अगर आप सिर्फ फलत लेते रहेंगे तो क्या होगा कि उसका स्वास्थ्य धीमे धीमे बिगड़ता जाएगा। जैसा आपने कहा, एक समय ऐसा आएगा कि ऊपर से सूखना शुरू कर देगा। तो ये बहुत आवश्यक है उसकी कटाई छटाई के साथ, क्योंकि पौधे में रिकवरी सिस्टम नहीं होता। अगर सूख गया तो फिर वो नीचे को सूखता चला जाता है। तो ये जरूरी है कि जैसे विंटर सीजन आपका आता है तो हम उसको जितना सूखे हुए पोर्शन को और थोड़ा सा हरा लेके उसको काट देते हैं, ताकि वो बीमारी या वो जो प्रॉब्लम है वो नीचे की तरफ को ना आए। क्योंकि बहुत सारे फल बच्चे आपने देखो, जैसे आम है, नींबू वर्गीय फल है, जो ऊपर से सूखना शुरू करते हैं, सूखते चले जाते हैं, चाहे वो कीड़ा लगाए या वहाँ ब्लाइट लगी हुई है। तो उसको अरेस्ट करने के लिए जरूरी है कि दवा के साथ साथ जो भाग मर गया है, जैसे हम लोगों में, ह्यूमन में क्या है कि जहाँ इन्फेक्शन होता है हम दवा लेते हैं तो वो रिकवर कर जाता है। पौधे में रिकवरी सिस्टम नहीं है, वो जहाँ मर गया उतना मर गया। तो इसलिए हमें उसको निकालने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। बिल्कुल, गाड़ी चलानी तो ईंधन देना बहुत ज़रूरी है, वरना गाड़ी चलेगी नहीं, खड़ी रह जाएगी। डॉक्टर साहब, आपने खाद पानी की बात की, सिंचाई की बात की। जब इस मौसम में जब फल और फूल नहीं है बाग में, उस दौरान सिंचाई का क्या ध्यान रखना चाहिए, खासकर जो बाग हैं, बेल वाले हैं, या फिर जो अगर छोटे पौधे हैं उनके बारे में, और क्या खाद वाद किस तरह से देनी चाहिए उसमें? देखिए, ये फल विशेष है कि अब जैसे हम बेर की बात करें तो बेर में अभी कटाई छटाई नहीं होगी, उसमें अभी समय है सही पानी देने का, उस पर दवा छिड़कने का, ताकि उस पर जो है चूने लास्ता ना आए। तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि अभी उसमें सिंचाई प्रॉपर रहनी चाहिए। बाकी जिन पे फल नहीं लगे हैं उनमें अभी आप सिंचाई न करें, जब उसमें कटाई छटाई कर दें और उसके बाद जब गोबर की खाद डाल दें, उसके बाद उसमें आप सिंचाई करें। ठीक है। जहाँ तक खाद देने की बात है तो वो भी अलग अलग है। जैसे आम में आपकी खाद का काम अगस्त सितंबर के लास्ट तक पूरा हो जाना चाहिए, उसके बाद हम उसमें खाद नहीं डालते। नींबू वर्गीय फलों में गोबर की खाद हम दिसंबर जनवरी में डालेंगे, और जो रासायनिक खाद हैं उनको मार्च के महीने में डालेंगे, जब छोटा फल जब उस पर सेट हो जाएगा। तो ये अलग अलग है कि, और जैसे अमरूद में है तो आप उसमें जुलाई में शुरुआत करेंगे खाद और पानी की दोनों की। तो ये अलग अलग है। बेर एक ऐसा फल है जिसकी सिर्फ कटाई छटाई हम गर्मियों में करते हैं, मई और जून में। अन्यथा ज़्यादातर फलों की जो कटाई छटाई का समय है ये दिसंबर और जनवरी उपयुक्त होता है। डॉक्टर साहब, कल्याण का एक संदेश आया हमें, कल्याण जी के हिमाचल से पूछते हैं कि इनके बाग हैं फूलों के, ये चाहते हैं कि उनकी पैदावार और ज़्यादा बेहतर हो, और ज़्यादा हो, उसमें क्या कटाई छटाई का क्या महत्व है, वो किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? देखिए, ये निर्भर करता है कि आपने कौन सा फूल वहाँ लगाया हुआ है। हालांकि ये जो फूल विशेषज्ञ होते हैं, अगर वो उनसे राय लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन मैं बता दूँ, जैसे अगर उन्होंने गुलाब लगाया हुआ है तो गुलाब में प्राय हम जो है जो उत्तर भारत में जो प्रूनिंग का समय है वो हमारा है अक्टूबर का महीना,
कि अक्टूबर के महीने में उसकी हम प्रून कर देते हैं तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो एक वर्षीय फूल होते हैं या पौधे होते हैं उनमें कटाई छटाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अन्यथा जैसे आप लिलियम लगा रहे हैं या कोई दूसरी फसल आप लगा रहे हैं तो उसमें प्रूनिंग की, लेकिन अगर आपने गुलाब लगा रखा है, जैसे बोबसी फसल कोई लगा रखी है, तो उसमें कटाई छटाई बहुत आवश्यक है। और गुलाब जैसी फसल में अगर आप उसकी कटाई छटाई नहीं करेंगे ठीक तरह तो आपको बहुत ही कम फूल मिलेंगे उससे। तो इसलिए सही समय पर सही तरह की कटाई छटाई आवश्यक। जी, फलों के साथ फूलों की बात भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मुख्य जो हमारा विषय वो आज का है फल वृक्षों में कटाई छटाई और उनकी देखभाल से संबंधित है। और साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पे आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आपके बाग अभी खाली हैं और इस वक्त पे आपको क्या क्या देखभाल उनकी करनी चाहिए, आप जरूर हमसे, हमारे जो विशेषज्ञ हैं इनसे आप पूछ सकते हैं। फोन नंबर हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं, 23421608 और 23421081। और जैसा कि बागों की बात हो, चाहे फलों की बात हो, किसी भी फसल की बात हो, तो मौसम की बात ना हो ऐसा भला कैसे हो सकता है, क्योंकि मौसम का सबसे ज्यादा असर तो हमारी फसलों पर ही पड़ता है। तो अरविंद, क्यों ना हम अपने सभी श्रोताओं को बता दें मौसम का हाल। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। साथ ही बात करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर की। पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में यहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फबारी जो है इस वक्त देखने को मिल रही है। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली के साथ साथ जो राजस्थान है, इस क्षेत्रों की भी बात करें तो यहाँ पर काफ़ी घनी धुंध देखी जा सकती है। धुंध का प्रकोप यहाँ बना रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो दिन है उसके भी ठंडे रहने के आसार बने हुए हैं। वहीं दक्षिण भारत के जो इलाके हैं, तमिलनाडु, केरल और रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों पर, साथ ही जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी भारी बारिश की आशंका बनी हुई है और कुछ एक जगहों पर यहाँ पर ओले भी गिर सकते हैं। तो ये था आज पूरे देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। और साथ ही साथ हम अपने किसान भाइयों को यही कहना चाहते हैं, मौसम का हाल हम आपको बताते हैं तो थोड़ा उसको सुनकर, देखकर, अंदाजा लगाकर आप अपनी जो भी अपना भी ध्यान रखें और साथ ही साथ अपनी कृषि पर भी उसी हिसाब से काम करें। और अब क्यों ना बाजार भाव भी जान लिया जाए। चलो पगडंडी से मंडी। आइए बाजार का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि आज़ादपुर मंडी से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रति किलो की दर से फल और सब्जियों के भाव किस प्रकार हैं। सेब बाजार में उपलब्ध है 120 रुपये प्रति किलो की दर से 20, बेर 30 रुपये, किन्नू 14 और मौसम्बी आप ले सकते हैं 30 रुपये प्रति किलो की दर से। सब्जियों की बात करें तो तोरई 32, टमाटर 18, टिंडा 20 और सेम 25 रुपये प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। जी हाँ साथियों, तो ये बात थी बाजार भाव था। और जैसे कि हमारा विषय जो आज का है फल वृक्षों में कटाई और छटाई, इस विषय पर डॉक्टर राधा मोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बता रहे हैं हम सभी को कि क्या क्या बातें हैं, क्या क्या सावधानियां जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। जी हाँ, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आइए जानते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं आप। धर्मवीर दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं। जी धर्मवीर जी, सवाल पूछें अपना। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। किचन गार्डन है, उसमें हमने गमलों में पौधे लगा रखे हैं फलों के। अच्छा। तो इसमें डॉक्टर साहब ये पूछना है कि इनकी ट्यूनिंग जो आप बता रहे थे, थोड़ा सा इसको एक बार रिपीट कर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने बताई है कार्यक्रम में। और इसके अलावा जो है सर्दी बहुत ज्यादा है दिल्ली में, तो हम अपने पौधों को सर्दी से बचाने के लिए और पाले से बचाने के लिए ये छोटी सी जानकारी मिली थी कि सल्फर 80 डालना चाहिए। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताएं और ट्यूनिंग के बारे में जरूर। देखिए जो है, आपने दो सवाल किए। एक तो ये कि जो पौधे आपने गमले में लगा रखे हैं, क्या आप बता सकते हैं किस किस चीज के पौधे आपने लगाए हुए हैं? अच्छा, आपसे आपने किस किस चीज के पौधे लगा रखे हैं? आपने किस किस चीज के पौधे लगाए हुए हैं गमले में? ये अनार के हैं। अच्छा। और जामुन है, बेलपत्र है और आम के हैं और एक पौधा और है उसके। अच्छा, तो देखिए मैं धर्मवीर जी एक चीज़ आपको बता दूं कि जो बहुवर्षीय फल होते हैं इनको आप 1-2 साल से ज़्यादा गमले में नहीं रख सकते, क्योंकि गमले का जो माध्यम है मिट्टी का वो बहुत सीमित है। उससे क्या होता है कि जैसे गर्मी पड़ती है पूरा गमला गर्म होता है और वो एक तो उसमें जड़ का पूरा विकास नहीं हो पाता। वो ठीक है कि आपने अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने संतोष के लिए आपने लगा रखे हैं, लेकिन इन जो खास करके जैसे मैं बेल की बात करूँ, जामुन की बात करूँ, ये तो बहुत बड़े वृक्ष होते हैं। नींबू जैसे फल हो गए, स्ट्रॉबेरी है, रसभरी है, इनको आप गमले में अगर बड़े गमले में लगाते हैं नींबू को तो 2-4 साल वो चल सकता है। लेकिन जो पौधे आपने लगा रखे हैं इनको ये गमले में ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे, वो आपको ज़मीन में उनको ले ही जाना पड़ेगा। दूसरी बात जो आपने कही कि इनका ठंड से, तो जो है
अगर पौधा गमले में है तो उसके ऊपर से आप कुछ जो है पॉलीथीन की सीट लगा सकते हैं, लपेट सकते हैं उसको थोड़ा सा, जो सफ़ेद रंग की पॉलीथीन हो जिसमें धूप अंदर तक जाती हो, और शाम को आप पानी भी दे सकते हैं। तो ये 2 तरीके अगर आप अपनाएंगे तो पौधा जो पाले से नहीं मरेगा। दूसरा, जहाँ तक कटाई छटाई की बात है, पौधे इतने छोटे हैं और इनमें कोई पौधा ऐसा नहीं है जिसकी आप जो है गमले में कटाई छटाई कर सकें। वो तो यही है कि अगर कोई शाखा सूख रही है तो उसको आप काट के अलग कर दें, कोई बीमारी आ गई है उस पर ज़्यादा तो उसको आप काट सकते हैं। अन्यथा ये वो फल हैं जिनको आपको ज़मीन में लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि गमले में वो 1-2 साल से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। जी हाँ, गमलों में कैद करके ना रखें आम के वृक्षों को और अनारों को। अगर आपको गमले में लगाना है तो आप स्ट्रॉबेरी लगाएं, आप रसभरी लगाएं, और जो नींबू के पौधे होते हैं, अगर बड़ा गमला है ड्रम के साइज का तो 2-3-4 साल तक वो पौधा उसमें सर्वाइव कर सकता है। उसके बाद उसकी जड़ों का विकास इतना ज़्यादा हो जाता है, तो आप बेहतर है कि स्ट्रॉबेरी, टमाटर और इस तरह की जो फसलें हैं जो एनुअल टाइप की हैं, रसभरी है जैसे, आप इनको अपने गमले में लगाएं तो बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, कई बार देखा जाता है कि बाग होते हैं जो फलों के, उसमें कुछ जंगली बेलें उगाती हैं और वो पेड़ पे चढ़ जाती हैं, और बेलें हैं जो उस पर चढ़ जाती हैं, जिससे कि काफ़ी नुकसान होता है किसानों को। वो खरपतवार नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे फेंसिंग है, किनारे किनारे से बागों में फेंसिंग कर रखी, उस पर बहुत सारी जंगली बेलें चढ़ जाती हैं, उनका वजन होता है, आपकी फेंसिंग जल्दी टूट जाएगी। और पौधा अगर चढ़ गया, उस पर कोई बेल चढ़ गई तो वो तो बिल्कुल ही, देखिए अमर बेल जैसी होती है कि वो तो पैरासाइट है, परजीवी है कि वो उस पौधे में अपनी जड़ें फंसा देता है और वहाँ से खाना चूसना शुरू करता है। धीमे धीमे आपका बाग खत्म हो जाएगा। तो बाग को खुला छोड़ना बहुत आवश्यक है। अगर बेल चढ़ गई तो वो उसको जकड़ लेती है, तो ऐसे पौधे छोटे रह जाते हैं और जल्दी मर भी जाते हैं। डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या इस समय कोई किसी तरह की दवाई का छिड़काव आवश्यकता है, या फिर सिर्फ उन्हें उखाड़ना ही काफ़ी रहेगा इस वक्त? नहीं, इस वक्त एक तो अभी क्रियाशील ग्रोथ वृद्धि नहीं हो रही, खरपतवारों की भी नहीं होगी, क्योंकि ये जो टाइम होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी का, इसमें खरपतवार नियंत्रण पर भी अगर आप कम ध्यान देंगे तब भी चलता है, क्योंकि ठंड है, नई ग्रोथ नहीं आ रही है। फलों के साथ साथ वो भी क्योंकि अगर आपने ठीक तरह से सितंबर तक उसकी कटाई छटाई सफाई कर रखी है तो आपको इस वक्त बीड्स की बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। अगर उसके थाले में कहीं आ रहे हैं या कोई हर्बिसियस बीड आ रहे हैं तो आप उनको मैकेनिकली, एक वो जो दराती टाइप की आती है काटने वाली, आप उससे उसको काट दें तो वो खत्म हो जाएगी। लेकिन बेसिन जो है, उसका थाला है वृक्ष का, वो साफ़ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपने गोबर की खाद उसमें डाली हुई है, तो उसकी हल्की सी गुड़ाई जरूर करें और उसमें पानी दें। तो थाला उसका साफ रहेगा तो कम से कम आपको दिखता रहेगा कि इसमें कोई बीमारी तो नहीं है, और उसमें आपको दूसरी क्रियाएं करने में भी आसानी रहेगी। जी हाँ, तो उम्मीद है कि रोग की भी क्या इसमें हम इस समय वो देखभाल कर सकते हैं? हाँ, देखिए जैसे नींबू वर्गीय फलों की बात करें तो उसमें गोंद निकलने लगता है जी, है ना। तो अगर गोंद तने से निकल रहा है तो आप उसमें एक रेडोमिल नामक दवा आती है, तो उसका आप 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर कम से एक पौधे में 8-10 लीटर आप उसका सॉल्यूशन जमीन में डालें। अगर उसमें गोंद जैसी कोई चीज़ लग रही है यार, उसकी आपको लग रहा है कि इसमें फाइटोप्थोरा का अटैक हो गया, तो इस तरह की बीमारियां का अटैक इस टाइम आपको दिखता है, पौधा मरेगा तो नहीं, लेकिन जैसे ही गर्मी आएगी वो उसकी जड़ में लगा हुआ है रोग, और वो जैसे ही थोड़ी गर्मी पड़ेगी वो मर जाएगा। तो इस तरह से उसको वॉच करें। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इन सब जानकारी। उम्मीद है किसान भाई इनका लाभ उठाएंगे और अपने बागों में आगे आने वाले समय बेहतर फल पाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे विशेषज्ञ डॉक्टर राधा मोहन शर्मा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, समय अब आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कल के हमारे कार्यक्रम, जो खास कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं खेत कल्याण और हमारे किसान, उसके अंतर्गत हम किसानों से बातचीत करेंगे कि और आप जानेंगे कि कैसे अच्छा बीज, फसल की जान और ज्यादा आय खुश किसान, इस बारे में एक परिचर्चा है जिसको आप जरूर सुनिएगा। और सोमवार को हमारा जो लाइव फोन इन कार्यक्रम है उसका विषय होगा उसका विषय होगा पपीते में समसामयिक कार्य, और ये एक फोन इन कार्यक्रम होगा, तो आप सीधे जुड़ सकते हैं हमारे स्टूडियो में और अपनी बातें जो है, प्रश्न अपने पूछ सकते हैं सीधे हमारे स्टूडियो में। जी हाँ, तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मास्क पहने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सुरक्षा बनाए रखें इस बीमारी से। आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे अरविंद को और मुझे आरती को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा